और अब बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी की करेंगे, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। कार पर उनके फूट फूट कर रोने की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें जिसमें अर्पिता जाहिर तौर पर यहां पूरी तरीके से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं दिखाई दी। जब कार में बैठने की बारी आई तो वो नीचे गिर पड़ी। ये रूटीन चेकअप उन्हें अस्पताल में कराना था। जब अस्पताल वो पहुंचने लगी तो देखिए तस्वीर उनकी रोने के सामने आई। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि पहले भी कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसी भी हालत में इन दोनों को ईडी के सामने पेश होना होगा, कहीं से भी पेश हो। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं उनको देखकर लगता है कि अर्पिता के लिए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए नेहा, इस वक्त दोनों ही ईडी के हिरासत में हैं। अगस्त की 3 तारीख तक वो लोग ईडी के हिरासत में रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने एक कंडीशन दिया था, वो ये है कि हर एक 48 घंटे में उनका मेडिकल जांच होना जरूरी है। और ये जो मेडिकल जांच है ये हर बार ईएसआई हॉस्पिटल जो का दक्षिण 24 परगना कोलकाता से सटे हुए जिला है वहां पे कराई जा रही है, क्योंकि बार बार ईडी की ओर से ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां की जितने भी स्टाफ है वो कॉम्प्रोमाइज है। और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन जो अस्पताल है ईएसआई हॉस्पिटल वहीं पे उनको लिया जा रहा है। लेकिन आज जब उनको वो फूट फूट के रो रही थी अर्पिता, गाड़ी में ही आप विजुअल्स देख सकते हैं, लेकिन जब महिला अफसर्स सेंट्रल जो फोर्स है उनके अफसर्स जब उनको उतारने की कोशिश कर रहे थे तब वो गिर गई वहां पे और उसी से उनके पैर को चोट लगी और फिर उसको व्हील चेयर में अंदर ले जाया गया है। अब हमें कुछ देर को इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि उनकी जो चोट उनको लगी है वो कितनी गंभीर है। उसके साथ साथ जब पार्थो चैटर्जी को आज हॉस्पिटल लेके जाया गया और ये पूछा गया कि क्या आप षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं, तब पार्थो चैटर्जी ने कहा हाँ, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब भी उनको अस्पताल में लिया जाता तब जब मीडिया उनसे पूछती कि क्या आप कहना चाहते हैं, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक ही बार उन्होंने कहा था कि जिस दिन अरेस्ट हुआ था वो ममता बनर्जी से फोन पे बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो फोन लगा नहीं था। लेकिन आज पार्थो चैटर्जी ने यह कहा कि वो षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं और ऐसे एक वक्त पे जब कल हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्थो चैटर्जी को 5 पदों से हटाया गया है, पार्टी से निलंबित कर दिया गया है जब तक ये इंक्वायरी खत्म नहीं होती, और ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट से भी पार्थो चैटर्जी को हटा दिया है। और आज पार्थो चैटर्जी का ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह से इसको देखती है। क्या षड्यंत्र की बात, किस तरह के षड्यंत्र की बात पार्थो चैटर्जी कर रहे हैं? क्या वो जो हिंट है वो विपक्ष के खिलाफ की जा रही है? अर्पिता भी ये कह रही है कि उनके घर का इस्तेमाल पार्थ चैटर्जी कर रहे थे पैसा पार्क करने के लिए। तस्वीरें देखिए कैसे कार से उतरते वक्त, कार से ले जाते वक्त, चढ़ाते वक्त सब तरफ अर्पिता बेहाल दिखाई दी, रोती हुई उनकी तस्वीर आई और उसके बाद एक जगह पर वो गिर भी पड़ी। ये रूटीन मेडिकल चेकअप है जिसके बारे में कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे मेडिकल चेकअप इन दोनों के होते रहने चाहिए, क्योंकि खराब स्वास्थ्य का हवाला इन्होंने दिया था। और अब उसी मेडिकल चेकअप पर ले जाते वक्त अर्पिता की रोने की तस्वीरें, और घर में नोटों का पहाड़ मिला है। 2 घर जहां पर ईडी की छापेमारी, जखीरा नोटों का और सोने का। शिक्षा भर्ती घोटाले की तह इतनी गहरी है कि इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। ईडी सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक भर्ती घोटाले के भ्रष्टाचार में कई और बड़े किरदार सामने आ सकते हैं। पहली छापेमारी, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 70 लाख रुपए का। दूसरी छापेमारी, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख रुपए का। दौलत के अकूट ढेर पर बैठे ममता के मालामाल मंत्री का हिसाब किताब शुरू हो गया है। पार्थ अब प्यारे नहीं रहे, मंत्री पद से विदाई मिल गई है। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन करप्शन की जिस कलंक कथा की पार्थ चैटर्जी ने बुनियाद रखी वो बहुत गहरी दिख रही है। ईडी के सामने सवालों का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। सवाल नंबर 1,
भ्रष्टाचार के और कितने खजाने हैं? सवाल नंबर 2, कटमनी कंपनी के और कितने किरदार हैं? सवाल नंबर 3, करप्शन के नेटवर्क के और कितने आका हैं? सवाल नंबर 4, भ्रष्टाचार की दौलत और कहां-कहां पहुंची? सवाल नंबर 5, क्या काली कमाई से राजनीतिक फंडिंग हो रही थी? आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक इस कैश कांड की सबसे बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी की जुबान अब खुलने लगी है। उसने धीरे धीरे वो सच उगलना शुरू कर दिया है जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। शुरुआती पूछताछ के दौरान अर्पिता अपने फ्लैट से बरामद किए हुए पैसे को लेके डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। ईडी के अफसरों को वो गुमराह कर रही थी, लेकिन जब दूसरे फ्लैट से कैश बरामद हुए उसने कहा कि ये पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है, लेकिन अपने पास क्यों रखा ये सच्चाई अभी तक नहीं बताई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले की जड़ें खंगालने में लगी ईडी फुल एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय करीब 17 ठिकानों पर छापे मार चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। पार्थ चैटर्जी की 5 महिला मित्र और कई राजदार रडार पर हैं। अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा की फाइल खुल चुकी है, लेकिन 3 और महिला मित्र का नाम सामने आया है। बंगाल में एसएससी स्कैम इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी की महिला मित्रों की लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी को शक है कि जिस तरह से पार्थो चैटर्जी ने अपने मित्र के ठिकाने को चुना है वो बहुत चालाकी से चुना है। दरअसल पार्थो चैटर्जी के मित्र अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल नहीं है। इस स्कैम से पहले ज्यादातर लोग उसे पहचानते भी नहीं थे और यही कारण है कि उनका घर को चुना गया था। ये शक ईडी को है ताकि वो हाई प्रोफाइल नहीं है, लो प्रोफाइल है, कोई सरकारी पद पे भी वो नहीं है और इसके वजह से कोई शक भी उनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन इस केस में सबकी निगाहें उन सियासी चेहरों पर टिकी हैं जिन्हें ईडी कभी भी पूछताछ का पैगाम भेज सकती है। पूरी संभावना है बहुत जल्द टीएमसी के कई बड़े नेताओं से पूछताछ हो सकती है। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल भी रडार पर हैं। एक और मंत्री परेश अधिकारी से शिक्षक घोटाले में पूछताछ हो चुकी है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माणिक भट्टाचार्य प्राइमरी टीचर भर्ती काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जांच का दायरा जितना बड़ा होगा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की रफ्तार जितनी तेज होगी, ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी। दिल्ली से मुनीश पांडे, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दबाव के चलते काले कैश, काले करप्शन में फंसे मंत्री पार्थ चैटर्जी को ममता ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सवाल यही कि देर क्यों की गई? क्यों ममता को कुछ भी मालूम नहीं था? इस पर यकीन किया जाए। क्या टीएमसी से भी पार्थ को बाहर किया जाएगा? दिल्ली से कोलकाता तक सियासत यही सवाल कर रही है। यहाँ पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं। वहां पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज नहीं निकाली। शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। What action has other political parties taken? BJP has got no right to point fingers of Trinamool. BJP, you talk about Partho Chatterjee. What happened with Bharti Ghosh? Heaps of cash and tons of money were recovered from her place. She has now been rewarded as a national executive member in BJP. So BJP should be the last one to talk about honesty. BJP should be the last one to talk about corruption. BJP should be the last one to talk about ethics. मंत्री का एक आईपीएस ऑफिसर जो उनके सारा साइबर वगैरह देखते हैं, उनके ऊपर जो एसआईटी का हेड थे और शारदा जो मामला को जिन्होंने पूरा पेचीदा बना दिया, उन पर जब सीबीआई इंक्वायरी उनको बार बार बुलाने पर नहीं आए तो उनके घर जा रहे थे 12 ऑफिसर सीबीआई के। उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई वहां, उल्टा थाना से बुला करके उन सारे अफसर को अरेस्ट करके थाने में ले गए। उनके 4 मंत्री और एमएलए को ले गए निजाम पैलेस पूछताछ के लिए सीबीआई, तो वहां जाकर धरना दी, सैकड़ों लोगों को बुलाकर ईंटा पत्थर मारने लगी। वो कभी पीछे नहीं हटती है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनी है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो मजबूरन करना पड़ रहा है। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity,
Trinamool will not spare. आज तक के हाथ पीएफआई का वो सीक्रेट प्लान हाथ लगा है जिसने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आज तक के हाथ लगे हैं सनसनीखेज दस्तावेज में पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। तेलंगाना पुलिस की कोर्ट डायरी के मुताबिक पीएफआई चंदा इकट्ठा करके मुस्लिम युवकों को असामाजिक गतिविधियों की ट्रेनिंग देता है। मुस्लिम बहुल मोहल्लों और मदरसों में मार्शल आर्ट, कुंगफू और पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, पीएफआई ने दक्षिण भारत में अपने 200 से ज्यादा कैडर तैयार किए हैं, जिसका खुलासा आपको चौंका देगा। आज तक को मिला पीएफआई का सीक्रेट प्लान, आतंक की साजिश का खतरनाक ब्लूप्रिंट, उत्तर से दक्षिण तक फैला नफरत का जाल, सिर तन से जुदा टेरर मॉड्यूल से पर्दा हटा, दहशत की ट्रेनिंग का प्लान हुआ बेनकाब। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये नाम इन दिनों पूरे देश में हर तरफ हवा में तैर रहा है। दहशत और नफरत फैलाने के साथ साथ आतंक की जब भी बात चलती है तो हिंदुस्तान में इन दिनों यही एक नाम जुबान पर आता है, फिर चाहे वो सुरक्षा बल हो या फिर जांच एजेंसियां। बिहार से लेकर कर्नाटक तक और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक इसके फैले तारों ने हिंदुस्तान की पुलिस और सुरक्षा बल की नींद उड़ा रखी है। आज तक को मिले खुफिया दस्तावेजों में पीएफआई के उस सीक्रेट प्लान का खुलासा कर दिया है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। हिंदुस्तान में पीएफआई की जड़ें किस किस तरह गहरी हो रही हैं और किस किस तरह उन्हें देश के दूसरे हिस्सों तक फैलाया जा रहा है, उस सीक्रेट दस्तावेज में एक एक इबारत दर्ज है। इस सनसनीखेज दस्तावेज के सामने आते ही हिंदुस्तान की तमाम खुफिया और पुलिस एजेंसियां एकदम चौकन्नी हो गई हैं। आतंक के इस मॉड्यूल पर गहरी चोट करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसकी एक कॉपी आज तक के हाथ लगी है। देश भर में फैले पीएफआई के स्लीपर सेल का खात्मा करना, पीएफआई का सिर्फ तन से जुदा मॉड्यूल को पूरी तरह बेनकाब करना, तेलंगाना पुलिस की डायरी से टेरर फॉर्मेट का हुआ खुलासा, जांच एजेंसी से बचने के लिए पीएफआई के प्लान को चौपट करना। सुरक्षा एजेंसियों के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद इस कॉपी से ये बात पता चलती है कि आतंकी ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल किसी एक राज्यों तक सीमित नहीं है। इसी महीने की 11 जुलाई को बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ऐसे ही मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। पीएफआई की जड़ों को पूरी तरह से हिंदुस्तान से उखाड़ने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। दस्तावेजों का खुलासा है कि सोशल सर्विस के नाम से फंड इकट्ठा करना, चंदे की रकम से आतंकी मॉड्यूल तैयार करना, बाहर से मिले पैसों से भारत के खिलाफ प्रचार करना, स्कूल, कॉलेज और मदरसों से नए रंग रूटों की भर्ती, मुस्लिम बाहुल इलाकों में लड़कों का ब्रेन वॉश। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर देश भर में छापेमारी चल रही है। इन सब के बीच तेलंगाना पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तेलंगाना पुलिस ने पीएफआई के ट्रेनर को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ के बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बाद तेलंगाना पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन का डर सता रहा है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब अलग अलग नए नाम से सामने आ चुका है और उन्हीं नामों से, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जांच एजेंसियां अब इसकी परतें खोल रही हैं, लेकिन अब तक जो कुछ भी पता चला वो बेहद खतरनाक है। दस्तावेज में दर्ज इबारत पर यकीन किया जाए तो मार्शल आर्ट के जरिए नए लड़कों को आतंक की ट्रेनिंग, कुंगफू और कराटे सिखाकर आतंकियों को तैयार करना, कश्मीर मॉडल के तहत लड़कों को पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसात्मक बनाने का तरीका। पीएफआई ने गहरी साजिश रच रखी है, साजिशों की लगातार परतें खुलती भी जा रही हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लोगों का ब्रेन वॉश करके गैर मुस्लिमों के खिलाफ लगातार भड़का रहा है, उनको छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुंफू, कराटे चलाने की लगातार उनको
ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग छोटे स्कूलों, मदरसों में जाकर लोगों को बरगलाते हैं, उनको भड़काते हैं और उसके बाद पीएफआई ज्वाइन कराते हैं। पीएफआई की साजिश की खुली परतों का एक और खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इसी साजिश ने सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। इस साजिश के निशाने पर हैं गरीब परिवार, फकीर और भिखारी साजिश का अहम हिस्सा, भटके हुए बेरोजगार मुस्लिम नौजवान। साजिश बता रही है कि इस खतरनाक संगठन ने कुछ इलाकों को टारगेट करते हुए दक्षिण मॉडल भी तैयार किया है। पीएफआई के इस गहरी साजिश में दक्षिण भारत के इमामों की मदद ली जा रही थी। मस्जिदों के जरिए लोगों को भड़काने की प्लानिंग की जा रही है। कश्मीर से जुड़े वीडियो पोस्ट करके भी लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। और यही है पीएफआई का खतरनाक साउथ प्लान। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी बीच असम के बारपेटा और गुवाहाटी से एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बल ने 12 जिहादियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना पुलिस की कोर्ट डायरी देखिए, इसमें कहा गया है कि एजेंसी को धोखा देने के लिए कई विंग्स इसके बनाए गए। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसका हिस्सा, नेशनल वुमेन फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी इसी का हिस्सा है। ये अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, HRDF। इसके साथ ही इस टेरर मॉड्यूल में एजेंसी को धोखा देने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI जैसे विंग भी शामिल है। इस मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए अब कई एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। एजेंसियों से बचने के लिए कई संगठन बनाए गए थे, ये भी खुलासा इस डायरी में हुआ है। बैन से बचना है, आतंक फैलाने का एजेंडा है, मदरसों को टारगेट करना है, समाज सेवा के नाम पर फंड जुटाना है। फंड का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें कश्मीर की तर्ज पर पत्थरबाजी की प्रैक्टिस, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाना, मार्शल आर्ट, कुंफू, कराटे की ट्रेनिंग, कट्टर बनाने के लिए पैगंबर के संघर्ष का हवाला और हिंदू के खिलाफ मुस्लिमों के मन में जहर भरना, ये इस पीएफआई मॉड्यूल का हिंसा फैलाने का प्लान था। और इसी के तहत अलग अलग विंग्स का निर्माण किया गया था ताकि किसी भी साजिश का शक ना हो, किसी भी तरीके का बैन ना लगे। ये एक अंडर कवर ऑपरेशन की तरह चलाया जा रहा था। तो गुवाहाटी से इस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और सुरक्षा बल ने 12 जिहादियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तमाम लोगों का ताल्लुक आतंकी संगठन अलकायदा से है। इस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। आरोप यह है कि मदरसे के आड़ में टेरर मॉड्यूल चला रहे थे। उधर पटना समेत बिहार के तमाम जिलों के पीएफआई के पटना मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने तगड़ी कार्रवाई की और कई ठिकानों पर छापेमारी की। असम में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, बारपेटा और गुवाहाटी से 12 जिहादी गिरफ्तार, पकड़े गए अलकायदा के आतंकी, मदरसे की आड़ में आतंक फैलाने की साजिश। पूर्वोत्तर राज्य असम में सुरक्षा बल ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अलकायदा सहित वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ ताल्लुक रखने वाले 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों में एक मदरसा टीचर भी है। पुलिस के अनुसार असम के मोरीगांव, बारपेटा, गुवाहाटी और गोलपारा जिलों से बीते दिनों हिरासत में लिए गए 12 लोगों का संबंध AQIS और ABT से होने के कारण इस्लामिक कट्टरपंथ से है। पुलिस ने मुस्तफा के अलावा 39 वर्षीय अफसरुद्दीन भुइया को मोरीगांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोलपाड़ा निवासी 22 वर्षीय अब्बास अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महबूबर रहमान को आतंकियों को पनाह देने के साथ साथ उन्हें रसद मुहैया कराने का इल्जाम है। इनका काफी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है एंड पुराने साल से एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा कि ये पैसा किस किस से आ रहे हैं और इनके अकाउंट में पैसा आने के बाद ये मुस्तफा ने काफी लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी किया है।
तो ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बाकी टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा कि ये किस किस चीज़ के फंडिंग के लिए यूज़ किया गया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जोगीघोपा थाने के मामले में वांछित महबूब रहमान और महमूद भी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सदस्य है। उसे बोइंग गांव पुलिस टीम ने 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में जिहादी मॉड्यूल पर भारी पड़ते हुए कहा कि इन गिरफ्तारियों से बहुत सारी जानकारी की उम्मीद है। बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, कल से आज तक हमने असम के बारपेटा और मोरीगांव जिलों में 2 जिहादी मॉड्यूल पकड़े हैं। काल से आज तक हमने असम का बरपेटा और मोरीगांव जिला में 2 जिहादी मॉड्यूल को हमने पकड़ा और ये जिहादी मॉड्यूल का साथ इन्वॉल्व सारे लोगों को अरेस्ट किया और ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन था अलोंग विद द नेशनल पुलिस एजेंसीज, सबका साथ मिलके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। और मेरा लगता है कि ये दोनों मॉड्यूल का जो अरेस्ट करने हम लोग ने लोगों को अरेस्ट किया है, उससे हम लोग को काफी और जानकारी मिलेगा। पटना टेरर मॉड्यूल पर एनआईए का छापा, बिहार के कई जिलों में छापामारी, फुलवारी शरीफ के आतंकी कैंप पर छापा। बहुत ही गंभीर विषय था और ये एकदम नेशनली कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। बांग्लादेश में बांग्लादेश से इंस्पायर्ड था एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। बेंगलोर में उनका बेस बना था, असम में बेस बना था और ये दोनों मॉड्यूल को 2 सेपरेट मॉड्यूल था, दोनों मॉड्यूल को आज ने हमने नष्ट कर दिया। इस बीच पटना पीएफआई टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीमें गुरुवार की सुबह बिहार के कई जिलों में छापेमारी करने पहुंची। एनआईए ने मोतिहारी, दरभंगा, किशनगंज, नालंदा और पटना जिले में अलग अलग जगहों पर दबिश दी। इस दौरान फुलवारी शरीफ में आतंकी कैंप के आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने आरोपियों के परिजन, रिश्तेदारों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। अभी तक छापेमारी में किसी भी गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। पटना में भी पीएफआई के सदस्य अतहर के घर पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। अतहर अभी जेल में बंद है। एनआईए की टीम ने उसके घर की तलाशी ली। इसके अलावा नालंदा, अररिया, किशनगंज समेत अन्य जिलों में भी एनआईए ने पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी की। नालंदा में मोहम्मद असगर अली के घर तलाशी ली गई। आज तक ब्यूरो।